गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इससे हम लोग इतिहास में चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं और हम लोगों को आज पढ़ना है मुनरो व्यवस्था। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से खेती बाड़ी की जो समस्याएं आ रही थी कि कंपनी ने जो भी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त दिया था लोगों को, जमींदारों को, कि उनको एक अच्छा लगान कर मिलेगा और साथ साथ ज़मीनें भी अच्छी होंगी। तो कर तो मिला, लेकिन कर परमानेंट हो गया और उससे में उसका अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं था। ज़मीनें वैसे की वैसे रह गई। किसानों की स्थिति और दर पर दिन बदतर होती गई, क्योंकि जो भी जमींदारों को ये खेती दी गई थी वो स्वयं खेती नहीं करते थे। वो अभी भी किसानों को ही ज़मीन दिया करते थे और उनसे भी लगान करते थे। यानी जमींदारों ने खेती अंग्रेजों से ली अस्थायी बंदोबस्त के रूप में, और वो जमीनें उन्होंने क्या दिया, किसानों को दे दिया। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता था वो किसानों को होता था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई अस्थायी या व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को क्या किया था, आजमा कर भी देख लिया था। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में यह व्यवस्था लागू की गई थी। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर क्या करते हैं, खेती करते आए हैं। और इसका फायदा भी अंग्रेजों को वहां में बाद में मिला। ठीक है ना। और क्या हुआ, आकलन से पहले उनके खेतों को सावधानी पूर्वक अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है। मुन्नो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है ना। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद कुछ साल के भीतर ही उनमें कई समस्याएं दिखने लगी। जमीन से होने वाले आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया। किसान जो थे वो राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। रैयत जो यानी किसान जो थे वो गांव छोड़कर भागने लगे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न और उद्यमशाली किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो लगान वसूलने वाले अधिकारी थे वो मनमाने तरीके से और जबरदस्ती तरीके से किसानों से क्या करते थे, लगान की वसूली करते थे। आगे समस्या क्या है, यूरोप से आने वाली जो नई फसलें हैं उनको जबरदस्ती अंग्रेजों ने भी भारत में लगाने की काम की। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके में न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि यहाँ यूरोप की जरूरत के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती है। 18वीं शताब्दी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेजों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को क्या किया, मजबूर किया। जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, सभी प्रांत यानी जो हम लोग का इसमें उत्तर प्रदेश उसमें गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। यह सब कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी जरूरत की फसलों को खेतों में फैलाने के कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरीके की फसल पद्धति की उत्पादन की ऐसी पद्धति को अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं। देखिए चित्र दिया है, ये एक कलमकारी डिजाइन है और एक दूसरा है मारिस कॉटन छाप 19वीं शताब्दी का। ये इंग्लैंड का है और ये भारत का है। ये भारत का है और ये इंग्लैंड का। ठीक है ना। क्या रंग को का भी कोई इतिहास है? चित्र में 5 और 6 में देखें, सूती के कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें दी गई हैं। बाएं तरफ चित्र 5 तस्वीर में भारत का आंध्र प्रदेश के जो बुनकर है, कलमकारी, उनके द्वारा बनाई गई कलमकारी छापे गए हैं। दूसरा ब्रिटिश के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा छापे गए फूल और छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का क्या किया गया है, इस्तेमाल किया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं रंग किस तरह का से पैदा किया जाता था? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई देता है या नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस
इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं शताब्दी की ब्रिटेन में मारिस के छापे में इस्तेमाल किए जाने वाला नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा क्या था, स्रोत था। भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है। 13वीं शताब्दी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोप के बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत बहुत ऊंची होती रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए ओड नाम का एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। ओड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली और दक्षिणी फ्रांस और जर्मन ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वो नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, मगर कपड़े को रंगने वाले नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जो वोट से मिलने वाले रंग बेजान और फीका होता था। यानी नील का रंग जो था वो काफी बढ़िया था। 17वीं शताब्दी आते आते पूरा यूरोप कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी प्रतिबंधों को ढील देने के लिए अपनी सरकारों पर दबाव डाला, उनको राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप यानी वेस्ट इंडीज समूह जो है स्थित डोमिनियन में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमाइका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील की खेती या बागान होने लगे। देखिए बागान क्या है? बागान एक विशाल खेत है जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाते थे। बागान में आपका कॉफी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के चीज उगाई जाती थी। ठीक है ना। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ठीक, ब्रिटेन की में औद्योगिकरण का युग भी शुरू हो चुका था, पता है आप लोगों को। उसके बाद कपास के उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपासों की या कपड़ों की रंगाई की मांग में और तेजी आने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति कई कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील का उत्पादन जो था वो आधा रह गया। ब्रिटेन के जो रंगरेज थे, जो कलर डायर थे, वो अब नील की पूर्ति के लिए बेचैनी से और किसी स्रोत का तलाश कर रहे थे। या नील अब कहाँ से मिल सकता था? भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नील की खेती बढ़ाने के कई रास्ते ढूंढने लगी। ठीक है ना। 18वीं शताब्दी के आखिरी दशक में बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों में छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारत का नील का हिस्सा केवल 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। बताइए, जैसे जैसे नील का कारोबार फैला, कंपनी के अफसर, व्यवसायी, एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ साथ कंपनी के बहुत सारे कारोबार पर ध्यान देने लगने के कारण अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए। उन्होंने भी नील के बागान लगा दिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी ने नए नए बैंक कर्ज देने की भी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने चित्र देखिए, सेंट डार्मिक में गुलामों की बगावत 17 अगस्त 1791 में। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह जो वेस्ट इंडीज में इस समय है स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश, उस समय कैरिबियाई जो द्वीप समूह था वो फ्रांस का क्या था, गुलाम था, और वहाँ पे वो नील की खेती और चीनी की खेती करते थे। इस समय वहाँ पे के जो बागानों के काम करने वाले लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया था, 1791 में उनके खिलाफ आंदोलन कर दिया था। उन्होंने बागान को जला दिए, अपने धनी मालिकों को भी मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। इस घटना की वजह से भी कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती क्या हो गई थी, ठप हो गई थी। ठीक है ना। नील की खेती कैसे होती थी ये भी तो पता करना है। भारत में पहले ये तो होती नहीं थी। नील की खेती के मुख्य 2 तरीके थे, निजी और रियायती। निजी खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन कराते थे, या तो जमीन खरीद लेते थे या तो दूसरे जमींदार से जमीन भाड़े पर ले लेते थे
और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती कराते थे। निजी खेती की जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानना। बागान मालिकों को निजी खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किलें आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले से ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेती उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों के बड़े बड़े फार्म की जरूरत थी, बड़े बड़े खेतों की जरूरत थी। इस तरीके की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी। उन्हें नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे की ज़मीन लेने के प्रयास किया और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इस टकराव और इसे हटाने में टकराव और तनाव भी पैदा हो गया। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की भी आवश्यकता थी। मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर निजी खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत होती थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 बैलों की जरूरत पड़ती। हलों को खरीदना, उनका रख रखाव बड़ी समस्या थी। किसानों ने भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील की उत्पादों की ज़रूरत होती थी उस समय किसान को भी हल बैल की से चावल की खेती करनी होती थी। बीघा मतलब क्या है? बीघा एक ज़मीन का माप है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। 19वीं शताब्दी के आखिर तक बागान मालिकों ने निजी खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जो वाली जमीन थी वो समाप्त हो गई थी। बाकी जमीन जो थी वो रैयतवाड़ी यानी समूह के रूप में की जाती थी। ठीक है ना। आगे जो है वो है रैयत की जमीन पर नील की खेती कैसे होती है, यानी ग्रुप में। जब सिंगल नहीं हो पा रही थी तो ग्रुप में कैसे होगी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।